नमस्ते, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। देश के नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया की पूरी टीम की तरफ से आप सभी का चौपाल में बहुत बहुत स्वागत है। देश का सबसे बड़ा मंच अब तैयार हो चुका है। देश की सबसे बड़ी चौपाल का आप सभी हिस्सा बन रहे हैं। एक बेहद सार्थक संवाद अब आपके सामने पेश होने जा रहा है। न्यूज 18 इंडिया की बेहद खास पेशकश न्यूज 18 इंडिया चौपाल को प्रेजेंटेड बाय राजेश मसाला, पावर्ड बाय रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ड्रिवन बाय न्यू किया सोनेट, को पावर्ड बाय फिनोलेक्स केबल्स, स्पेशल पार्टनर्स बर्जर पेंट्स एंड रुंगटा स्टील। जोरदार तालियों के साथ हम चाहेंगे कि आप इस शानदार सार्थक चौपाल का स्वागत करें। और अब कहा जा सकता है कि देश की 140 करोड़ के लोगों की सपनों की चौपाल शुरू होने जा रही है, जिसका बेहद शानदार दमदार तरीके से आगाज करने के लिए मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी न्यूज 18 इंडिया और हिंदी डिजिटल के एडिटर ज्योति कमल जी को। जोरदार तालियों के साथ आप सभी उनका स्वागत करें। नमस्कार, एक बार फिर न्यूज 18 इंडिया चौपाल सज गई है। देश के नीति निर्माता, अभिनेता, खिलाड़ी इस मंच पर आपसे रूबरू होंगे, अपने विचार देश के सामने रखेंगे, विकसित भारत पर अपना विजन देंगे। देश बदल रहा है तो न्यूज 18 इंडिया चौपाल भी बदला है, इस उम्मीद के साथ कि हमारे गांव अपनी परंपरा और संस्कृति को बनाए रखते हुए बड़े शहरों को भी मात देंगे। गांव में भी जगमगाते ऑडिटोरियम में ऐसी ही चौपालें सजेंगी। विकसित भारत का यही सपना है। दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर हम इस देश को तरक्की के उस रास्ते पर ले जाएं जहां आधुनिकता और संस्कृति अपनी अपनी जगह बनाएं। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस शहरों और गांव में अपनी धरोहर और विरासत का भी मान हो। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हम सबके सामने 2047 तक भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य रखा है। इसमें देश के 140 करोड़ लोगों का योगदान होगा। इसमें चंद्रमा, सूरज और मंगल तक पहुंची हमारी महत्वाकांक्षाएं होंगी। शहर और गांव के नौजवान डिजिटल और स्टार्टअप क्रांति में अपनी मजबूत भूमिकाएं निभाएंगे। दुनिया भर में भारत का नाम रोशन कर रहे हमारे और ज्यादा ग्लोबल सीईओज होंगे, और ज्यादा देसी मल्टीनेशनल कंपनियां होंगी। देश में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। ये सब होगा, लेकिन क्या है इसका रोड मैप? कैसे हर देशवासी इस महायज्ञ में शामिल होगा? ऐसे ही कई सवालों पर होगी देश की सबसे बड़ी चर्चा। आगाज करते हैं न्यूज 18 इंडिया चौपाल का। तो देश का सबसे बड़ा न्यूज नेटवर्क, देश का सबसे पसंदीदा न्यूज चैनल और सार्थक संवाद के लिए देश का सबसे बड़ा मंच आपके सामने है, यानी न्यूज 18 इंडिया चौपाल। हमारा आपसे ये वादा है कि संवाद और चर्चा का ये दिन बेहद शानदार और सार्थक होने वाला है। तो आइए संवाद यानी कि चौपाल से होने वाली संवाद में अपने सबसे खास मेहमान से इसकी शुरुआत करेंगे और जोरदार तालियों के साथ आप स्वागत करिएगा नॉर्थ ईस्ट के रॉक स्टार कहे जाने वाले पॉलिटिशियन, बेबाकी से अपनी हर बात को रखने वाले, साथ ही केंद्र सरकार में कई महत्वपूर्ण मंत्रालय भी आप संभाल चुके हैं, देश के अर्थ साइंसेज मंत्री किरण रिजिजू जी का आप सभी स्वागत करें। और उनसे इस चर्चा के लिए मेरे सहयोगी अमन चोपड़ा को भी मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी, ताकि सबसे पहली सार्थक संवाद आप सभी के सामने हो। अमन, मंच आपके हवाले। तो भी मैं चाहूंगा नॉर्थ ईस्ट के रॉक स्टार के लिए एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाए। मेरे सहयोगी सबीना ने शब्द का इस्तेमाल किया, लेकिन देखिए विकसित भारत की परिकल्पना बिना उत्तर पूर्व के विकास के शायद वो परिकल्पना अधूरी होगी। मेरे साथ पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की जिम्मेदारी जिनके कंधों पर है, किरण रिजिजू हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला चौपाल के लिए। पहला सवाल मेरा कुछ नहीं, बस मैं आपके भाव जानना चाहूंगा। ये जो विकसित भारत का संकल्प है 2047, ठीक मार्ग पर हैं और उस विकसित भारत के संकल्प के कितने करीब, कितने दूर इस वक्त हम खड़े हैं? किरण रिजिजू जी। देखिए, जब हम विकसित भारत का बात करते हैं तो सबसे पहले इस चीज़ को याद करना होगा कि 19वीं सदी में, 19th सेंचुरी में स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि
21वीं सदी भारत का सदी होगा। तो विवेकानंद जी को मालूम नहीं था 200 साल आगे क्या होने वाला है, वो तो देखा नहीं है लेकिन उसका उम्मीद जरूर थी कि 200 साल बाद भारत विकसित राष्ट्र बनेगा और दुनिया का सबसे आगे एक ताकतवर राष्ट्र बनेगा। ये उनका एक उम्मीद थी। और जब हम आज देख रहे हैं कि हमारे आंखों के सामने में वो सपना साकार हो रहा है, अब इसका 2-3 पैमाना है। बहुत ज़्यादा डिटेल में चर्चा तो नहीं करूँगा, लेकिन इतना मैं बताऊँगा कि हमारा जीवन काल में ही हम 155 देश घुमा हुआ है। मैं मंत्री बनने के बाद तो इतना घूमता नहीं है, जब जाता है तो मीटिंग के लिए जाते हैं, लेकिन उससे पहले जब मैं सांसद थे, उससे पहले जब यूनिवर्सिटी में थे, तो मैं पूरा दुनिया घुमा हुआ हूँ। कहीं भी जाते हैं तो भारत को किसी भी उम्मीद से लोग नहीं कहते थे कि ये आगे जाकर के पूरा दुनिया को लीड करेगा। ये 25-30 साल पहले की बात है, लेकिन इतने कम समय में आज हम फिर से जाते हैं बाहर या लोग आते हैं तो तस्वीर बदल चुके हैं। सब कहते हैं कि आज पूरा दुनिया को अगर कोई देश लीड कर सकता है या कोई देश के नेतृत्व जो लीड कर सकते हैं तो इंडिया है, और इंडिया का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है। तो ये हमने आंखों के सामने में ये तस्वीरें बदलते हुए देखा है। तो विकसित भारत बस अभी 25 साल है, जो अमृत काल शुरू हो गए हैं, तो 25 साल के अंदर हमको विकसित राष्ट्र बनना है। तो विकसित राष्ट्र बनने के लिए क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो इकोनॉमिक आपका जो ग्रोथ है वो ठीक होना चाहिए। तो आज दुनिया का बड़े जो अर्थव्यवस्था है उसका सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाला हमारा देश है। आज हम लगभग अभी 3 ट्रिलियन क्रॉस करके 4 की दिशा में बढ़ रहे हैं, और ये चुनाव से पहले, अप्रैल मई के चुनाव से पहले ही शायद लगभग हम $4 ट्रिलियन टच कर जाएंगे। उसके बाद 5 ट्रिलियन, उसके अगले 2 साल बाद। तो लक्ष्य इतना करीब हमको प्राप्त होते हुए खुद देख रहा है। तो इससे आप भी पूरा आश्वासित रहिए। पूरे आपके न्यूज़ 18 के माध्यम से भी देश के लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि 25 साल के अंदर में अमृत काल के दौरान 2047 तक हमारा देश विकसित राष्ट्र बन जाएगा। क्या बदल गया? मैं किरण जी, भारत वही है जो पहले था, आज भी वही है। आपने कहा कि भारत को लेकर परसेप्शन बदली है। कैसे बदली, क्या बदला जो 14 के बाद अचानक हुआ, जो 14 से पहले नहीं था? क्या बदला, क्या बदलाव आया? देखिए, बुनियादी चीज ऐसा है, काम करने का तरीका, आपका सोच, प्लानिंग और गवर्नेंस का कई महत्वपूर्ण तरीके होते हैं जिससे देश आगे बढ़ता है। मैं तो पहला दिन से मोदी जी के साथ में मंत्री रहा है। पहले दिन जब हम लोग शपथ लिए और प्रधानमंत्री जी ने जब बैठक बुलाया, तभी कहा, मैं पहला वाक्य आपको बता रहा हूं कि हम लोग सरकार में आए हैं लोगों का सपना, देश का लक्ष्य को पूरा करने के लिए। हम आराम नहीं कर सकते। हमारा सरकार में कोई मंत्री आराम नहीं कर सकता है, वेकेशन नहीं ले सकता, छुट्टियां नहीं ले सकते। कोई मंत्री करप्शन नहीं कर सकते, भ्रष्टाचार बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेगा। मैक्सिमम गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट, कम लागत, कम खर्चा से ज्यादा काम निकालना। तो जो छोटे छोटे चीजों से लेकर के जो लंबे लक्ष्य, विजन, सब पहले दिन में प्रधानमंत्री जी ने सेट कर दिया था। और उसके बाद एक के बाद एक हर एक सेक्टर जिस तरीके से ग्रोथ हो रहे हैं, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में हो, सोशल सेक्टर में हो, या आप डिफेंस के क्षेत्र में देखें, या कल्चरल रिनेसा, जो भारत का कल्चरल अवेकनिंग जो हो रहे हैं, या हमारे जो हिस्टोरिकल चीजों को आज फिर से पुनर्स्थापित करके आगे एक प्राउड नेशन के रूप में हम जा रहे हैं, या हम अपना टूरिज्म की दृष्टि से पूरा एक अट्रैक्शन बन गए हैं। भारत, लोग यहाँ आना चाहते हैं। और साथ साथ में कॉन्फिडेंस, युवाओं के प्रति प्रधानमंत्री का जो सोच है उसके माध्यम से आज नए युग में न्यू जनरेशन,
यूथ का एक कॉन्फिडेंट, अपना एक जो भारत देश का नागरिक होने के नाते जो गर्व महसूस करते हैं, कहीं भी जाइए, चाहे भारतीय हो, अमेरिका में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, जापान में, कहीं भी हो, या देश में रहने वाले सब प्राउड फील करते हैं कि आज मैं एक भारतवासी हूं। नहीं, लेकिन आपने एक चीज का जिक्र किया, ये मैं आपसे वैसे जानना चाह रहा हूँ, प्रधानमंत्री को लेकर थोड़ा बताइए। इज ए टफ टास्क मास्टर, मतलब वो स्ट्रिक्ट रहते हैं, बहुत टफ, क्योंकि आपने कहा छुट्टियां नहीं मिलती है, कोई मिनिस्टर छुट्टी नहीं ले पाता है, काम को लेकर मैक्सिमम गवर्नेंस का आपने जिक्र किया, टफ टास्क मास्टर है पीएम। देखिए, हमारा पार्टी में एक व्यवस्था, मैं तो अटल जी के साथ में भी काम किया, बाद में फिर हम विपक्ष में रहे, आडवाणी जी के साथ में हम लोग ने पार्लियामेंट में काम किया, लेकिन 2014 के बाद, क्योंकि मोदी जी के साथ हम लोग कई सालों से तो काम करते आए हैं, मोदी जी हमारे पार्टी के महामंत्री थे संगठन के, लेकिन जब वो प्रधानमंत्री बने तो उसका गुजरात में लंबे से मुख्यमंत्री रह करके जो उन्होंने एक्सपीरियंस, या जो उन्होंने एक तरीके से काम करने का उसका एक्सपर्टाइज जो है, वो प्रधानमंत्री बनने के साथ साथ देखने को मिला। ये हेडमास्टर का जो आप कह रहे हैं इस तरह का नहीं, एक नेतृत्व जैसे होना चाहिए कि जो हमने लक्ष्य तय किया है उसको प्राप्त करने के लिए पूरा समर्पित भाव के साथ कैसे काम करना चाहिए, वही आज कैबिनेट में हम लोग जब बैठते हैं या पार्टी का मीटिंग करते हैं या कहीं भी आप देखिए प्राइम मिनिस्टर का कमिटमेंट, तो उसमें हम लोग ठीक है मंत्री साथी हैं, मगर देश को सबको मालूम है आज कि मोदी जी कैसे काम करते हैं। हम लोग तो सुबह शाम देखता ही है, लेकिन आज तो देश देख रहा है। और मोदी जी का प्रशंसक तो सिर्फ हमारा देश में नहीं है, आप सब जानते हैं, पूरे विश्व में बड़े बड़े देशों का जो नेता है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वो खुद भी सार्वजनिक रूप से कहते हैं कि मोदी जी सबसे रॉक स्टार है। मैं नॉर्थ ईस्ट का नहीं, मोदी जी रॉक स्टार है। आपने एक जिक्र किया लक्ष्य का, एक लक्ष्य 24 का भी रखा है आप लोगों ने, 400 पार का लक्ष्य तो ऐसा है, हर पार्टी का लक्ष्य होता ही है, लेकिन हमारा पार्टी का तो प्राइम मिनिस्टर का विजन, नेतृत्व और हमारा जो परफॉर्मेंस है, इसी के आधार पर, क्योंकि हम सेकंड टर्म अभी कंप्लीट कर रहे हैं, तो तीसरा टर्म हमको अगर चाहिए तो हमारा जो 10 साल का काम है उसका लेखा जोखा हम लोगों के बीच में रखते हैं जी। और फिर आगे का क्या करना है उसका फिर जो विजन है वो दिशा लोगों के पास में हम लेकर के जाते हैं। तो मेरे ख्याल से आज के दिन में देश में सबको ये पता है और सबका ये मानना है कि भारत देश को आगे तेजी से और ले जाना है तो मोदी जी के नेतृत्व में ही देश को आगे जाना है। इंडी को कोई चैलेंज मानते हैं आप? नहीं, ऐसा देखिए, हम लोग कोई चैलेंज नहीं है, कोई कमजोर है, ये सब बातें कहना ठीक नहीं है। जो भी प्रतिद्वंदी है, आपका जो राइवल्स है, वो उनका भी अपना तरीका है, अपना सोच होते हैं, लेकिन हम उनको गाली दे करके उनको कमजोर मान के चलेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। हम अपने काम के बलबूते, अपने ताकत के साथ आगे चलेंगे तो अच्छा होगा। मैंने इतने बार चुनाव लड़ा, 7 बार मैंने चुनाव लड़ा है। आज तक मैंने अपने जो राइवल कैंडिडेट है जो मेरे खिलाफ लड़ते हैं उसके बारे में मैंने कभी भी कुछ नहीं बोला, क्योंकि मैं अपने काम के बारे में बात करता हूँ। मेरे पास समय नहीं है दूसरों के बारे में ज़्यादा बात करने के लिए। लेकिन कोई देश का खिलाफ काम करेगा तो फिर हमको बोलना पड़ेगा। आज अगर विपक्ष के लोग, इंडी अलायंस के लोग अगर देश हित में हम जो काम कर रहे हैं इसको विरोध करता है तो हम जरूर जवाब देंगे, और उसका कोई काम देश के भविष्य के लिए अगर नुकसान होगा तो उसके लिए भी हम जरूर कहेंगे, लेकिन पर्सनली हम कुछ नहीं कहेंगे। नहीं, देश के खिलाफ कैसे? जब अगर ऑपोजिशन, क्योंकि आप अरुणाचल को लेकर चले, मैं सवाल ले लेता हूं, अगर ऑपोजिशन कहता है कि चाइनीज इनकर्जन, घुसपैठ हो रही है, अरुणाचल के इलाकों में घुस गया, अब चीन की घुसपैठ लगातार, तो ये देश के खिलाफ बोलना है, ये सवाल पूछना है? नहीं, अगर आप क्वेश्चन करता है सरकार को तो अच्छी बात है। चाइना 1 इंच घुसा नहीं है, लेकिन आप घूम घूम के झूठ बोलते रहते हो, 24 घंटे अंदर घुस गए, घर बना लिया, गांव बना लिया। वो झूठ का खिलाफ मैं बोलता हूं, ये देश का खिलाफ है।
क्योंकि 1959 में अगर चीन ने एक जगह कब्जा किया और वो तब से उनके पास में है, जवाहरलाल नेहरू के ज़माने से कब्जा करके वो बैठे हुए हैं, अगर वहाँ घर बना रहे हैं और आप अमेरिका से लेकर के इंग्लैंड तक तो घूम घूम के झूठ बोलते हो कि चाइना अभी अभी फ्रेश अंदर आके गांव बसाया है, तो ये झूठ बोलना ये देश का खिलाफ है। झूठ है। हमारा आर्मी का मॉरल डाउन होता है, हमारे लोगों को इस तरह से झूठ बात बोल करके गुमराह करना ये देश का खिलाफ है। ये झूठ है जो चाइनीज इनकर्शन की बार झूठ मतलब मैं तो सिर्फ झूठ ही नहीं मानता हूं, ये तो क्राइम है। इस तरह का सिक्योरिटी का मामले में सेंसिटिव बातों को गलत तरीके से पेश करके बोलना ये एक अपराध है। मैं तो ये मानता हूं, ये ऐसे बातों को आप लेकर के मजाक बना करके सिर्फ लोगों को ऐसा गुमराह करने के लिए पॉलिटिकल लैंग्वेज डाल करके बोलना ये ठीक बात नहीं है। लेकिन आप अरुणाचल का जिक्र कर रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट पर खास फोकस आपकी सरकार का। मैं वो नॉर्थ ईस्ट को लेकर सवाल पूछूं, लेकिन राहुल गांधी ने अपनी यात्रा की शुरुआत भी नॉर्थ ईस्ट से की। नॉर्थ ईस्ट से यात्रा किया है, 2024 में एक एमपी नहीं मिलेगा नॉर्थ ईस्ट से, कोई फायदा नहीं है, सब देख लिया उसका। वो सीरियस कैरेक्टर का लीडर नहीं है राहुल गांधी। वो लीडर नहीं है, वो तो किसी एक परिवार में पैदा हुआ, जबरदस्ती उसको नेता बना रहे हैं। उसमें नेता का कोई भी एक खूबी नहीं है, कोई एक ट्रेट नहीं है जिससे ये दिखा सके कि वो देश को नेतृत्व दे सकते हैं। क्यों लगता है आपको ऐसा? अब वो सीरियस नहीं है। आप पार्लियामेंट चल रहा है, वहां घूम रहा है, आप सोचिए ऐसा कोई एमपी होता है क्या? पार्लियामेंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इस प्लेटफॉर्म में आपको देश का बारे में चर्चा करना होता है। आकर के लिखा हुआ पत्र पढ़ के आप भाषण देंगे, फिर दूसरा जवाब भी नहीं सुनता वो। पार्लियामेंट के अंदर बैठ करके इधर उधर देखते रहते हैं, कभी उसका दिमाग इशू पे नहीं जाता है। उसको जो पाठ पढ़ाया जाता है 24 घंटे उसमें घूमता है और वो मस्ती करने के लिए विदेश जाते रहते हैं। उससे होगा नहीं कुछ। मैं कह रहा हूं हमारे वहां नॉर्थ ईस्ट में क्यों कांग्रेस कंप्लीटली उनका सफाया हो चुका है, कारण ये है कि उसका नेतृत्व ही नहीं है। कैसे लोग विश्वास करें? लेकिन ये यात्रा तो मस्ती के लिए नहीं है किरण जी। वो जो कांग्रेस कहती है कि मोहब्बत की दुकान, लोकतंत्र बचाना, और आपने भी कहा कि बच्चों की तरह मनोरंजन के लिए यात्रा निकाल रहा है। ऐसा है, आप थोड़ा गहराई से सोचिए। तमिलनाडु में जाएंगे, वो कहते हैं कि तमिल लोग अलग है, देश के बाकी से आप अलग है, आप अपना हक मांगो, संविधान मत मानो। कर्नाटका में जाके कहते हैं कि कर्नाटका का सॉवरेनिटी को कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। कश्मीर में जाके कहते हैं कि कांग्रेस सरकार में आएंगे तो 370 फिर लाएंगे, कश्मीर का अपना अलग पहचान है, कश्मीर देश की ओर से अलग है। नॉर्थ ईस्ट में जाकर के इस तरीके से विभाजित बयान देते रहते हैं। ये आदमी सिर्फ देश को नुकसान पहुंचाने के लिए ही ये यात्रा कर रहे हैं। लेकिन आपका तो फायदा पहुंचा रहे हैं ना। हमको पॉलिटिकल फायदा पहुंचा रहे हैं, मगर देश का तो नुकसान कर रहे हैं। पहुंचा रहे हैं, आपको फायदा पहुंचा रहे हैं। पॉलिटिकल फायदा अच्छी बात है, लेकिन देश का नुकसान आप कैसे मान सकते हैं? अच्छा, पहले भी ये कहा जा रहा था किरण जी कि अरुणाचल को न्याय यात्रा में शामिल नहीं किया गया था पहले रूट में, फिर उसको बाद में ऐड किया गया। क्या वजह इसके पीछे लगती है आपको? अरुणाचल अवॉइड कर रहे थे क्या राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी? नहीं, इतना डिटेल में उसकी यात्रा के बारे में मैंने जानकारी नहीं लिया, लेकिन अगर जाता भी है तो थोड़ा अच्छा पॉजिटिव बात कीजिए। कहीं भी जाते हैं तो वहाँ बैठिए, लोगों से मिलिए, फिर अच्छे बातें कीजिए। उकसाने वाला काम करते रहते हैं। 60 साल इस देश को चलाया, उनके सारा खानदान ने कुछ किया तो नहीं है। एक गरीब राष्ट्र बना के रखा था। आप मालूम है, हम मालूम है, हमको अंदर डेवलपिंग गरीब देश मानते थे। ये किसी के लिए अच्छी बात है? हमने पूरा अपना जवानी जो है एक गरीब देश का नागरिक बन करके जिया है जी। ये हम कैसे मान सकते हैं? हमारे पास संपन्न हर तरीके का रिसोर्सेस है, ह्यूमन रिसोर्सेस से लेकर के नेचुरल रिसोर्सेस, हिस्टोरिकल हेरिटेज से लेकर के हमारा युवाओं का ताकत, सब कुछ है इस देश में। फिर गरीब राष्ट्र क्यों बना के रखा कांग्रेस ने 60 साल तक? आज उस गरीब राष्ट्र को हम एक संपन्न समृद्ध राष्ट्र बनाने के लिए मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, तो उसको बिगाड़ने के लिए भी विदेशों में जो भारत के खिलाफ ताकतें हैं उनसे जो तालमेल करके देश का खिलाफ हमारे संवैधानिक स्थानों का, संस्थाओं को अटैक करते हुए देश के खिलाफ गुण गाते रहते हैं।
ये आदमी क्या देश का नेतृत्व करना चाहिए? संस्थाओं को तो खत्म करने के आरोप आप पर लगाती है कांग्रेस पार्टी। ऐसा नहीं है। ईडी, सीबीआई, आईटी, विपक्ष मिटाओ सेल बन गए हैं। ईडी इंडी के पीछे पड़ी हुई ऐसा नहीं है। है। आधे नेता बेल में सर, आधे नेता जेल में। अरे लड़ेंगे मोदी जी किससे? के अंदर में कोई मंत्री, कोई मुख्यमंत्री कोई घपला नहीं कर सकते हैं, तो हवा में जांच कैसे करेगा? हमारा अभी 10 साल पूरे होने वाले हैं सरकार। मोदी जी के अंदर में आप बताइए 10 साल में एक मंत्री का खिलाफ कोई 1 रुपया का लेन देन का चीज सामने में आया है? जब मोबाइल का जमाना नहीं था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हमारे पास जितना भी जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बहुत लिमिटेड था, तब कांग्रेस का शासन के समय में हर दिन कोई ना कोई मंत्री का घपला, कहीं ना कहीं लेन देन, किस तरीके से न्यूज़पेपर, टेलीविजन में हर दिन भ्रष्टाचार ही चर्चा होते थे। आज 2014 के बाद में एक मंत्री के खिलाफ छोटा सा आरोप नहीं लग सकता सर, है। लेकिन फिर तो जांच कहां से होगा? सर, जब आरोप ही नहीं है। लड़ेंगे किससे? आधे बेल पर हैं, आधे जेल में हैं। केजरीवाल जी को तो केजरीवाल जी ने कहा आप लोग उनको शामिल कराना चाह रहे हैं बीजेपी में। केजरीवाल जैसे करप्ट आदमी तो मैं देखा नहीं है जो इतना झूठ बोलता है। आप लोगों का जो कई मीडिया वालों को मैं जानता हूं, मैं यहां सार्वजनिक रूप से कहना नहीं चाहता हूं, मीडिया वालों को अरविंद केजरीवाल बुला के कहते हैं कि जो उनके बारे में गुण गाएंगे उसको ऐड देंगे, सारा पैसा एडवर्टाइजमेंट में लगा दिया। और कोई चैनल थोड़ा सा भी केजरीवाल का झूठ और उसका भ्रष्टाचार के बारे में बात करेगा, उससे वो एडवर्टाइजमेंट विड्रॉ कर लेते हैं। ये देखा देखिए सबको मालूम है, इतना उसके बारे में यहाँ समय बर्बाद करने का जरूरत नहीं है। लेकिन मेरा यह कहना है कि जब करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करता है तो आप उसको वेंडेटा कहेंगे? जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सीबीआई एक केज्ड पैरट है, वो हमारे सरकार में थोड़ी था। उस समय जो चीफ जस्टिस सीनियर मोस्ट जज को 4 नंबर वाला ओवरटेक करके जिसको चीफ जस्टिस जबरदस्ती अपॉइंट किया जाता है, उसको कहते हैं संस्थाओं का उसका जो गलत इस्तेमाल, कॉन्स्टिट्यूशनल जो अथॉरिटीज को कब्जा करने का आरोप तब लगा है जब इस देश में इमरजेंसी लगा, सारा कॉन्स्टिट्यूशन सस्पेंड हो गया। वो होता है डिक्टेटोरियल लीडरशिप का पहचान। जब उस समय कांग्रेस के जमाने में सिंगर्स को, किशोर कुमार को ऑल इंडिया रेडियो में गाने के लिए बैन कर दिया, वो होता है डिक्टेटोरियल का साइन। ये वो जमाना नहीं। आज तो मीडिया में हर एक दिन हमारे बारे में खराब बोलने वाला का फ्रीडम है। कोई भी प्रधानमंत्री आज तक मैंने देखा नहीं है मोदी जी का अलावा जो इतना सहन शक्ति है कि लोग उसके खिलाफ अनाप शनाप बातें करते रहते हैं। और जो आज के दिन में सबसे ज्यादा गाली देता है, सबसे ज्यादा बात करते हैं, सबसे ज्यादा बिना मतलब का बकवास करते रहते हैं, और वही रोते रहता है कि बोलने का आजादी नहीं है। ज्यादा जो बोलते हैं वो बोलते हैं। इसमें कोई सच्चाई नहीं है कि अरविंद केजरीवाल को बीजेपी में आने का ऑफर था। वो ऐसा कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ ईडी सीबीआई लगा दी और मुझे कहा गया कि अगर आप बीजेपी में आ जाओगे तो बच जाओगे। ये सब झूठ है। अरविंद केजरीवाल जैसे आदमी को कोई सहन कर सकता है क्या? उनका जो, मैं तो कई बार कह चुका हूं, हम लोग जब मिलते हैं, वो चीफ मिनिस्टर है तो कई जो कार्यक्रम में हम लोग मिलते हैं, जी जी, ऐसे बात करने में अच्छे हैं। जैसा ही कमरे से बाहर जाएंगे, मीडिया का सामने में आएंगे, उनका जो बात करने का तरीका मैं समझ में नहीं आता हूं कि इतना झूठ कैसे बोल सकता है एक इंसान, इतना झूठ बोलते हैं। इंडी जो अलायंस है वो एकजुट क्यों नहीं हो पा रहा आपके हिसाब से किरण जी? ममता बनर्जी ने अलग राह पकड़ ली, नीतीश जी को आपने शामिल करा लिया, तो ये इंडी अलायंस एकजुट क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या नेतृत्व की कमी है? मेरा एक निजी इसमें सोच है, मानना है ये कि इंडी अलायंस एकजुट हो ही नहीं सकता है। सब लोग अपने अपने परिवार को बचाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। एक कैसे हो सकते हैं? इतने परिवार है इंडी अलायंस में और सब अपने परिवार का वजूद को बचाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। आप बताइए कैसे एकजुट हो सकते हैं? नहीं हो सकते। लेकिन खड़गे जी कह रहे हैं कि अगर गलती से मोदी जी चुनकर आ गए उसके बाद तो चुनाव ही नहीं होंगे देश में। तो कांग्रेस खत्म होने से क्या डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगा क्या? कांग्रेस तो
इस देश को जिस तरीके से बर्बाद किया उसका सजा मिलना चाहिए और देश आगे चलते रहना है। कांग्रेस खत्म होने से देश खत्म नहीं हो जाता है, देश बहुत बड़ा है। कांग्रेस तो एक आज़ादी के बाद फायदा उठा करके गांधी जी के नाम से इन्होंने 60 साल इस देश को बर्बाद करने का काम किया है, उसका छोड़ दीजिए। मैं तो कांग्रेस के बारे में ज़्यादा बात इसलिए नहीं करता हूं क्योंकि हमारा अपना ही सामने में काम करने के लिए इतना ज़्यादा जी हमारे पास मुद्दा है, तो हम लोग उसमें बिजी रहते हैं। अच्छा, चलिए उसकी बात कर लेता हूँ। वही प्रधानमंत्री ने कामाख्या कॉरिडोर का उद्घाटन किया। नॉर्थ ईस्ट पर पिछले 10 सालों में कैसे फोकस रहा और नॉर्थ ईस्ट को कितना बेनिफिट हुआ मोदी सरकार में पिछले 10 सालों में? मेरे ख्याल से यहाँ जितने बैठे हैं आप लोग भी नॉर्थ ईस्ट के बारे में काफ़ी जानकारी रखते हैं। 2014 से पहले मैं तो गला फाड़ फाड़ के लोकसभा में कहते थे भाई सरकार कभी नॉर्थ ईस्ट को ध्यान दीजिए, देश का इतना बड़ा भाग और सबसे संपन्न वो रीजन बन सकता है। वहाँ पानी, खनिज, ह्यूमन रिसोर्सेज, पेड़ पौधे, जो फ्लोरास फाउनास, वहाँ के जो खूबसूरती, जो वातावरण है, हर दृष्टि से देखिए नॉर्थ ईस्ट इतना ब्लेस्ड एक रीजन है, सब कुछ है वहाँ। फिर 98% नॉर्थ ईस्ट का जो टेरिटरी है वो विदेशों के साथ उसका बॉर्डर है। तो जो लुक ईस्ट को एक्ट ईस्ट पॉलिसी में उसको चेंज करके मोदी जी ने नॉर्थ ईस्ट को एक गेटवे टू द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड जब शुरू किया, आज नॉर्थ ईस्ट का किसी भी कोने से एक दिन में आप दिल्ली पहुंच सकते हैं। मैं कल दिल्ली पहुंचा, अगर ये जो है 15 साल पहले होते, 11 साल पहले होते, तो मैं उस जगह से 4 दिन नीचे आते, 2 दिन पैदल, 2 दिन गाड़ी, फिर वहां से गुवाहाटी पहुंचते, फ्लाइट से गुवाहाटी से फिर दिल्ली पहुंचते, 5 दिन लगना था। आज मैं 4 घंटे के अंदर में दिल्ली पहुंच गया। ये बदलाव 10 साल के अंदर में हुआ है। हमारे लगभग पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट 4G नेटवर्क से कनेक्ट हो चुके हैं जी। आज नॉर्थ ईस्ट के अंदर में 17 एयरपोर्ट्स बन गए हैं, उसमें से 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में अगर मैं हाईवे, रेलवे, बाकी बात करूंगा तो मेरा जो 1-2 मिनट बचा है वो उसमें चले जाएंगे। इतना ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है आप सोच नहीं सकते हैं। अब 10,000 से ज्यादा लोग कैसे सरेंडर हुआ है नॉर्थ ईस्ट में। आप लोग जानते हैं कि मिलिटेंसी का बड़ा न्यूज में आप लोग सुनते रहते हैं। पिछले 10 साल में 10,000 से ज्यादा युवा जो हथियार उठा रहे थे वो मेन स्ट्रीम में आ गए। क्यों? उस समय कोई सुनने वाला नहीं थे दिल्ली में। लोग नाराज होकर के, गुस्सा होकर, उत्तेजित होकर के गलत रास्ते चले गए। आज वापस क्यों आए हैं? क्योंकि आज दिल्ली में जो बैठे हैं वो उनका बात सुनते हैं। जब उनको लगता है, वहाँ के आदिवासी, ट्राइबल और बाकी लोग जब सुनते हैं कि दिल्ली में जो बैठे हैं उनके बात सुनते हैं, तो वो आकर के मुख्य धारा में जुड़ जाते हैं। पहले नहीं सुनी जा रही थी, नहीं सुना, इसलिए वो जंगल चले गए थे हथियार पकड़ करके, आज वापस आ गए सब। लेकिन वो कहा जा रहा है कि मणिपुर को निगलेक्ट एक तरीके से, और वहां पर बहुत अनरेस्ट है। अरुणाचल में अभी कांग्रेस पार्टी ने अभी ट्वीट करा, राहुल गांधी वहां पर। अनरेस्ट कुछ नहीं है, मैं आपको जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं। 25 लोकसभा सीट में एक कांग्रेस को मिलने वाला नहीं है जी। तो वो इस तरह का गलत बात, झूठ बात फैलाते हैं जी। आज नॉर्थ ईस्ट में जो माहौल है उसके हिसाब से मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगले 10 साल तक में नॉर्थ ईस्ट का जीडीपी जी, नॉर्थ ईस्ट का जितना 8 राज्यों का जीडीपी इंडिया का टॉप राज्यों में से गिना जाएगा। एक आखिरी सवाल राम मंदिर को लेकर, किरण जी, राम मंदिर बनने के बाद 24 का जो हैट्रिक का आपका लक्ष्य है वो थोड़ा और आसान हुआ? देखिए, राम मंदिर मैं एक बहुत हूं, और ये तस्वीर भी अगर हम दिखा दे पीछे स्क्रीन पर, आडवाणी जी के साथ, आडवाणी जी को भारत रत्न जब दिया गया, तो ये तस्वीर की कहानी भी बताइएगा किरण जी। ये 2004 में है। आडवाणी जी जब अरुणाचल गए थे हमारे साथ में, मैं तो लोकसभा में सांसद थे उस समय जी, तो आडवाणी जी के साथ खींचा, और कल आडवाणी जी का जब भारत रत्न का घोषणा हुई परसों जी, तो मैंने इस तस्वीर को डाला था जी।
देखिए, राम मंदिर, मैंने जैसे कहा, मैं हिंदू नहीं हूं, बाय डेफिनेशन मैं एक बौद्ध हूं, यस, लेकिन मैं अपने आप को हिंदू से अलग नहीं मानते हैं, क्योंकि हिंदू धर्म सबको समावित करके चलते हैं। हमारे भगवान राम किसी एक धर्म का नहीं है। मैंने अभी एक इंटरव्यू दिया है बहुत ही डिटेल में। अयोध्या में राम मंदिर बनना ये सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं है, राम पूरा भारत देश का प्रतीक है। और जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हो रहे थे अयोध्या में, मैं अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में अरुणाचल प्रदेश में हजारों लोगों के साथ हमने जुड़े जी। मेरे साथ में क्रिश्चियंस भी थे, ईसाई के लोग, मुसलमान लोग थे, मेरे साथ में बौद्ध लोग थे, और आदिवासी जो अपना इंडिजिनस फेथ मानते हैं वो भी जुड़े, हजारों लोग। और सब ने माना कि राम मंदिर हम सब के लिए बना रहे हैं। कभी भी इसको हम सिर्फ हिंदू तक सीमित नहीं रखा, इसलिए राम पॉलिटिक्स से ऊपर है। और लॉर्ड श्री राम, भगवान श्री राम पूरा विश्व का प्रतीक है। ये आप एक बौद्ध के रूप में भी बोल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद किरण रिजिजू, केंद्रीय मंत्री, चौपाल में हमारे साथ जुड़ने के लिए। देश की सबसे बड़ी चौपाल का पहला ये पड़ाव जिसकी शुरुआत यहाँ पर किरण जी आपने की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं चाहूंगी अभी आप मंच पर बने रहें। मैं अनुरोध करूंगी एडिटर न्यूज 18 इंडिया एंड हिंदी डिजिटल ज्योति कमल जी से कि वो मंच पर आएं और किरण रिजिजू जी को धन्यवाद दें। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया, और सजा है चर्चा का सबसे दमदार, शानदार और बड़ा मंच न्यूज 18 इंडिया चौपाल। अब हमारे अगले मेहमान भी बेहद खास हैं, वो है उन्होंने